हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 14 लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। चेरी व्यंग भरे मुस्कान लिए बोली, तो फिर क्यों मुझसे मेरे अहम को छीनने की कोशिश कर रही हो? फिर कुकी के करीब जाकर बोली, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। अहम सिर्फ मेरे है। कुकी मुस्कुराते हुए अपना होठ साफ करने लगी और सर झुकाकर शर्माने लगती है। चेरी का पारा अब हाई हो जाता है। वो दांत पीसते हुए बोली, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कहीं सदमा तो नहीं लगा? कुकी शर्माते हुए बोली, यह आंसर भी ना एक बार स्टार्ट हो जाए तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। पूरे 30 मिनट तक मुझे किस किया। बोल रहे थे कि वो यहाँ मॉर्निंग किस लेने आए हैं। अब उन्हें मेरे होठों की लत लग चुकी है, तो भला मैं भी क्या कर सकती हूँ? कुकी बेचारी सी शक्ल बनाकर बोली। हालांकि अहा ने उसे किस नहीं किया था, लेकिन वो चेरी को सिर्फ जलाने के लिए बोल रही थी। चेरी दांत पीसते हुए बोली, यू ब्लडी। कुकी चिल्लाकर बोली, शट अप। नहीं है मुझे आपके आहान पर कोई इंटरेस्ट। अगर इतना ही प्यार है तो वो अपने केबिन में है, ले जाइए उन्हें अपने साथ। मुझे रोकने का कोई शौक़ नहीं है उन्हें। कुकी पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगती है और पीछे मुड़कर चेरी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, जल कुकड़ी कहीं की। चेरी गुस्से से ज़मीन पर पैर पटकते हुए बोली, आई वॉन्ट स्पेयर यू कुकी। फिर डेविल स्माइल करते हुए बोली, तितलियों की बहुत छोटे छोटे विंग्स होते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ना चाहिए। पता नहीं कब कोई आकर उनके विंग्स को ही काट ले। तभी कुकी दौड़ते हुए चेरी के पास आ जाती है और सर झुकाकर शर्माते हुए बोली, वो चेरी मैम, मैंने आपको एक बात तो बताना भूल ही गई थी। वो आपके आहान सरना मुझे आज एक 5 स्टार होटल ले जाने वाले हैं। चेरी टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, ऑफकोर्स रखेल हो जो तुम उनकी। कुकी चेरी का मजाक उड़ाते हुए बोली, और ऐसे प्यार होने का ही क्या फ़ायदा जब खुद का बॉयफ्रेंड किसी और लड़की पर अपना सारा प्यार लुटा रहा हो। कुकी आई विंग करते हुए चेरी का मजाक उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कार में अहान ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे और पैसेंजर सीट पर कुकी सर झुकाकर बैठी थी। तभी अहान कार स्टार्ट करता है। कार स्टार्ट होने के आवाज़ के साथ साथ कुकी की धड़कनें भी बढ़ने लगती है। कुकी एक उम्मीद भरी नज़रों से बाहर की तरफ देखती है और खुद से बुदबुदाते हुए बोली, ये जल कुकड़ी अभी तक आई क्यों नहीं? कुकी उम्मीद भरी नज़रों से पीछे देख रही थी और कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी और उसके साथ साथ कुकी की धड़कनें भी। कुकी कांपते हुए एक नज़र आहान पर डालती है, जो इमोशनल भाव लिए एकटक आगे की तरफ देख रहा था। कुकी फिर चारों तरफ देखते हुए रूंधे गले से बोली, उस कयामत की रात, वही सफ़र, वही यादें और वही मंजिल जिस जगह मैं 4 महीने से दूर भाग रही हूँ। कुकी के चेहरे पर अब पसीना आ चुका था, जिसे वो बार बार पहुँच रही थी। उस रात की हर एक बात उसके आंखों के सामने घूम रही थी। कुकी भारी सांसों के साथ जोर से सीट को पकड़ लेती है और आंखें बंद करके सर सीट पर टिका देती है और उसकी आंखों के कोने से एक कतरा आंसू बह जाता है। फ्लैशबैक। रात के वक्त एक लग्जरी कार सड़क पर दौड़े जा रही थी और उस कार के बैक सीट पर कुकी सिकुड़ पर बैठी हुई थी। उसने एक डार्क कलर की रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसके सॉफ्ट कमर गुलाब की तरह खिल रहे थे और उस कमर पर एक गोल्डन वेस्ट चेन कहर ढा रही थी। मांग में भर भर के सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में खनकते हुए छुड़े और पैरों में छनकती हुई पायल देखने से वो एक नई नवेली दुल्हन लग रही थी, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। वो उसके बगल में बैठा आहान था। उसने एक ग्रे कलर का पैंट और वाइट शर्ट पहना हुआ था, जिसमें उसके मस्कुलर एब्स उभर कर बाहर आ रहे थे और वो आंखों में नफरत लिए कुकी को सर से पैर तक देख रहा था। कुकी आहान की नज़रों की तपिश को महसूस करके और भी ज़्यादा डोर से सटकर बैठ जाती है और खुद को समेटने लगती है, जिसे देखकर आहान गुस्से से कुकी के वेस्ट चेन पकड़कर झट से अपनी तरफ खींचता है, जिसे कुकी जाकर सीधा आहान के मस्कुलर चेस्ट से टकरा जाती है। आहान कुकी के खुले कमर पर हाथ रखकर उसके कान में सेडेक्टिव टोन में कहा, कांग्रेट्स मिसेज आहान सिंह राजादा फॉर आवर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कार में इस वक्त पार्टीशन ऑन था। कुकी डर से आंखें बंद कर लेती है, जिसे आहान कुकी के
खुले कमर पर अपनी पकड़ कर देता है। कुकी आंख खोलकर आहान की आंखों में देखने लगती है तो आहान एविल स्माइल करते हुए कहा, मिसेस रायजादा, आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना, तो एक अच्छी बीवी की तरह आज तुम मुझे पूरी रात सेटिस्फाइड करना, इसीलिए तो तुमने मुझसे शादी किया है ना। कुकी सर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला देती है। आहान जोर से कुकी के जबड़े पकड़कर ऊपर करते हुए कहा, पूरी रात? हाँ, मतलब पूरी रात। वैसे भी आज रात हम दोनों के लिए यादगार ही बनना चाहिए। फिर कुकी के कान के पास जाकर कहा, तभी तो आज रात को तुम जिंदगी भर भूल ही नहीं पाओगी, राइट बेबी? कुकी आहान के हाथ को अपने चेहरे से चुराते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। आहान उसे की नज़रों से कुकी को देखते हुए झटके से उसका चेहरा छोड़ देता है और कहता है, लोग अक्सर कहा करते हैं, जितना लंबा कपड़ा उससे भी ज़्यादा घिनौनी हरकत। आज देख भी लिया। कुकी के आंखों से आंसू लुढ़क जाते हैं क्योंकि आहान उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा था, लेकिन कुकी इतना कहती है, सर सर इट्स हर्टिंग मी। आहान और जोर से कुकी के बालों को मुट्ठी में भरते हुए कहा, दर्द हो रहा है? अरे रे रे बीबी, अभी तो से ही तुम रोने लगी, अभी तो पूरी रात ही बाकी है। आहान दांत पीसते हुए कहा, दर्द तो मुझे भी हुआ था जब उस दिन तुमने कैफ़े में मुझे। इतना कहकर ही आहान चुप हो जाता है और गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है। आहान कुकी के होठों को रफली रब करते हुए कहा, बट आहान सिंह रायजादा की एक स्पेशलिटी है, वो हर एक चीज़ को डबल करके लौटाता है, चाहे वो प्यार हो, नफ़रत हो या सिर्फ दर्द। आहान पीछे से कुकी की गर्दन पकड़कर अपने चेहरे के नज़दीक ले आता है और उसके सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रख देता है। कुकी आहान के होठों को अपने होठों पर महसूस करके जोर से अपनी आंखें मीच लेती है क्योंकि आहान उसके होठों पर सिर्फ अपना गुस्सा उतार रहा था। वो पैशनेट होकर इंसेस्ट के साथ कुकी के होठों को चूम रहा था और एक हाथ से उसके कमर को भी सहला रहा था। आहान कुकी के कमर को सहलाते हुए उसके खुले हुए पेट के साथ खेलने लगता है, जिससे कुकी आहें भरने लगती है। आहान गुस्से से कुकी की गर्दन को पकड़कर कहा, नाउ यू आर मेकिंग मी एंग्री। आज बाहर का मौसम थोड़ा ख़राब था, बार बार बिजलियाँ कड़क रही थी, मानो किसी भी वक्त बारिश होने वाली हो, और ज़ोरों से हवा चल रही थी। बाहर की आंधियों से परे कार के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था और दो होठ आपस में उलझे हुए थे। तभी एक ब्रेक के साथ कार रुकती है, जिससे उन दोनों के होठ अलग हो जाते हैं। आहान पार्टीशन हटाकर चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल इज़ दिस? जब जॉब प्यारी नहीं है क्या? ड्राइवर जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था वो डर से हकलाते हुए कहा, सर हम आईसीटी होटल पहुंच गए हैं। कुकी की धड़कनें अब बेतहाशा धड़कने लगी और उसके साथ उसकी सांसें भी भारी होने लगी। आहान कुकी को कार के सीट पर ढकेलता है और खुद कार से निकलकर होटल के अंदर जाने लगता है। कुकी भी जल्दी से कार से उतर जाती है और अपनी साड़ी संभाल कर लगभग दौड़ते हुए अपने छोटे छोटे कदमों से आहान से कदम मिलाने लगती है। कुकी को होटल के अंदर घूम घूम कर चारों तरफ देखने लगती है। ये एक 5 स्टार होटल था और आहान आज रात के लिए पूरे होटल को बुक कर लिया था और सारे स्टाफ को भी हटा दिया गया था। बस 3 से 4 रूम सर्विस वहाँ पर मौजूद थे। आहान वहाँ से होटल के वीआईपी एरिया की तरफ चले गया और कुकी भी सर झुकाकर उसके पीछे पीछे जाने लगी। कुकी जब रूम में पहुँचती है तो देखती है कि ये एक वीआईपी गेस्ट रूम था, जिसे वेरी स्पेशल वेडिंग नाइट के लिए डेकोरेट किया गया था। मल्टी फ्लावर्स, रोज पेटल्स, कैंडल्स, बलून सेट्स, लाइट्स के साथ साथ रूम में चारों तरफ परफ्यूम छिड़का गया था। ये सब देखकर कुकी की सांसें तो जैसे थम सी गई। वो खुली आंखों से सोच रही थी कि अब उसके साथ आगे क्या ही होगा। आहान इस वक्त वॉशरूम में था, जिसे कुकी मुश्किल से कदम बढ़ाकर उस मुलायम बिस्तर पर बैठ जाती है। तभी बाहर जोरों से बिजली कड़कने की आवाज़ आती है और साथ ही बारिश होने लगती है। कुकी उठकर बालकनी का डोर ओपन करके अपना एक हाथ निकालकर बारिश की बूंदों के साथ खेलने लगती है। तभी उसे अपनी साड़ी के अंदर पेट पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं। कुकी सर से पैर तक कांप उठती है। कुकी बिना पीछे मुड़े बोली, आहान सर। आहान झट से कुकी को पलट देता है और दीवार से सटा देता है।
आहन कुकी के गर्दन पर होठ रगड़ते हुए सख्त आवाज़ में कहा, मैं कॉन्ट्रैक्ट वाइफ, तुम्हें रूम कैसा लगा? स्पेशली तुम्हारे लिए ही डेकोरेट करवाया है मैंने। कुकी कस के साड़ी के पल्लू पकड़कर सिहरते हुए बोली, सर मुझे ये सब नहीं चाहिए। आहन उसे एक नज़र देखते हुए कुकी के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है खुद को इनोसेंट प्रिंटेड करने की, बिकॉज आई नो हाउ इनोसेंट यू आर। आहन उसे देखते हुए तंज कसते हुए कहा। कुकी कुछ बोलती उससे पहले ही आहन झट से उसके पल्लू को हटा देता है, जिसे कुकी कसकर दीवार को अपने दोनों हाथ से पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन खुद को ढकने की एक बार भी कोशिश नहीं करती। आहन डिज़ायर भरी नज़रों से कुकी के जिस्म को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगा। उसकी नज़र कुकी के मुलायम होठों से फिसलते हुए उसके क्लीवेज पर रुक जाती है। ब्लाउज के नेक डीप होने की वजह से उसके क्लीवेज के कर्व साफ दिखाई देने लगते हैं। आहन कुकी के दोनों तरफ दीवार पर हाथ रख के उसके क्लीवेज पर अपना होठ रखता है, जिससे कुकी सिहर उठती है और गहरी गहरी सांसें भरने लगती है। आहन कुकी के गले पर किस करता है और उसके लिप को लॉक कर देता है और एक हाथ से कुकी के पेट पर हाथ फिराने लगता है। कुकी के लिए तो ये सब कुछ नया था। आहन वो पहला लड़का था जो आज उसे के इतना करीब से छू रहा था। कुकी और बर्दाश्त नहीं कर पाती और आहन के हाथ को झटक कर साड़ी से खुद को ढक लेती है। आज आहन का टच उसे किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। आहन का चेहरा अब गुस्से से डार्क हो जाता है, जिसे देखकर कुकी डरते हुए बोली, सॉरी सर, वो मैंने पहले कभी। वो इतना ही बोली थी कि आहन गुस्से से कुकी के जबड़े पकड़कर कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे रोक सको। भूल गई हो क्या? तुमने मुझे खुद को बेचा है। 5 महीने तक मैं जो चाहूँ वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ और उसके बदले तुम मुझसे मुँह मांगी कीमत लोगी। कुकी एकदम से चुप हो जाती है और पलकें झुकाकर बोली, वो सॉरी सर। कड़कती हुई बिजली में कुकी का चेहरा अब चांद की चमक तरफ रहा था, जिसे देखकर आहन और बहक रहा था। आहन खींचकर कुकी को बालकनी में ले जाता है और वो दोनों खुले आसमान के नीचे खड़े होकर भीगने लगते हैं। भीगने की वजह से कुकी की साड़ी उसके बदन से चिपक जाती है, जिससे उसके परफेक्ट बॉडी शेप उभर कर बाहर आने लगते हैं। आहन का वाइट शर्ट भी ट्रांसपेरेंट हो गया था और उसकी मस्कुलर बॉडी में चिपक कर उसे और हॉट लुक दे रहे थे। आहन कुकी के चेहरे को दोनों हाथों में भरकर उसका चेहरा ऊपर करता है और उसके होठों को सहलाने लगता है। आहन का होठ देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्मों से प्यासा हो। वो अब बहुत बहक चुका था। वो कैसे भी करके वो अब कुकी को पाना चाहता था। आहन कुकी के होठों पर अपने होठ रखता है और दोनों की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। इधर जोरों की बारिश हो रही थी। आज ये बारिश उन दोनों के जिस्म को ही नहीं बल्कि रूह को भी भिगा रही थी। आहन कुकी के गर्दन और कॉलर बोन पर किस करते हुए एक एक करके उसके ब्लाउज के हुक को खोलकर कुकी को उसके ब्लाउज से आज़ाद कर देता है। आहन कुकी को पलटकर उसके पीठ पर चिपके हुए सारे बालों को हटा देता है। कुकी आंख बंद कर गहरी गहरी सांसें ले रही थी और ठंड से उसके होंठ कांप रहे थे। आहन कुकी के सामने पंजों के बल बैठ जाता है और उसके गोरे पेट पर बाइट करते हुए उसके कमरबंद पर दांत उलझाकर उसे भी तोड़ देता है और उसके नेवल पर किस करते हुए साड़ी की प्लेट्स को एक एक करके खोलकर साड़ी को भी निकालकर फेंक देता है। कुकी आहें भरते हुए अपने दोनों हाथ से खुद को कवर करके खड़ी थी। वो शर्म से गड़े जा रही थी। वो इस वक्त बालकनी से कहीं नीचे कूद जाना चाहती थी। वो आहन को ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसे धक्का देकर दौड़ते हुए वो रूम में चली जाती है और दीवार पकड़कर हाँफते हुए सांसें लेने लगती है। आहन अपने गीले बालों पर हाथ फेरते हुए अपने निचले होठ को दांत में दबाता है और रूम के अंदर चला आता है। आहन के लिए अब खुद को रोक पाना नामुमकिन हो गया था। वो कुकी को अपने कंधे पर उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और एक बड़े से बाथटब पर लेटा देता है, जहां पर रोड पेटल्स पहले से बिछाए गए थे। कुकी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आहन एकटक कुकी के बेमिसाल खूबसूरती को निहारते हुए कहा, वैसे कितने मर्दों के साथ
ने तुमने अपने कपड़े उतारे हैं। कुकी कुछ नहीं कहती और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। आहन गुस्से से बाकी के बचे हुए कपड़े भी उसके बदन से अलग करके फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। आहन को अपने ऊपर महसूस करके कुकी कांपते हुए अपने मन में बोली, रिलैक्स कुकी, हर लड़की की ज़िंदगी में ये दिन तो ज़रूर आता है जब उसे खुद को किसी को सौंपना पड़ता है, और तो और ये तो तेरे पति ही हैं, ये उनका हक है। कुकी आंखें खोलकर एक पल नज़दीक से आहन के चेहरे को निकालती है और खुद को उसे सौंप देती है आहन की बाहों में। तभी आहन कुकी के क्लीवेज पर अपने होठ रखकर झट से उसमें एंटर करता है और उसके साथ कुकी की एक जोरदार चीख पूरे रूम में गूंज उठती है और उसकी आंखों से कोने बहने लगते हैं। दर्द से कुकी के नाखून उसके बाथटब में धंस कर टूटने लगते हैं। वो बाथटब को खरोचने लगती है। आहन हैरानी से कुकी के चेहरे को देखने लगता है, लेकिन नफ़रत में भी उसके दिल को एक सुकून मिल जाता है। कुकी सिसकियाँ लेते हुए बोली, मेरे कपड़े पहली बार आपने ही उतारे हैं सर। तभी कुकी करा उठती है और एक तरफ झुक जाती है। आहन कुकी के कान में सर्द आवाज़ में कहा, आज पूरी रात तो तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना होगा। कुकी अपना सारा ताकत आजमाकर आहन को अपने ऊपर से धक्का दे देती है। आहन गुस्से से कुकी को गोद में उठाता है और रूम में लाकर बेड पर रख देता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है। कुकी भीगी पलकों से उसे देख रही थी। उसकी आंखें फिर से एक बार बहने लगती है। उसका सर मुलायम गद्दे में धंस रहा था और वो कसकर आहन के गर्दन को पकड़ लेती है। उसके बाद रूम में सिर्फ कुकी की सिसकियां ही गूंजने लगती है। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी और उस बारिश का कहर रूम के अंदर उलझे दो जिस्मों पर बरस रहा था। सुबह आहन कुकी के बगल से उठकर वॉशरूम चला जाता है। आहन वॉशरूम से बाहर आकर बिना कोई इमोशन के एकटक कुकी के चेहरे को निहारने लगता है। कुकी बेड पर गहरी नींद में पड़ी हुई थी। उसके बदन पर सिर्फ एक ब्लैंकेट था जो उसके सीने तक ढका हुआ था। उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। वो अपनी बॉडी को हलचल भी नहीं कर पा रही थी। वो कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। उसके बेदाग बदन पर आज कभी न मिटने वाले दाग जो छप गए थे। कुकी पलकें झपकाते हुए आहन के चेहरे को ही देख रही थी। आहन गहरी सांस लेकर एक पिल्स निकालता है और उसके मुंह में डालते हुए सर्द आवाज़ में कहा, तुम जैसे गिरी हुई लड़की मेरे बच्चों की तो माँ नहीं बन सकती। कुकी अपने टिमटिमाती आंखों से 2 बार पलकें झपकाती है। आहन कुकी को पानी पिलाकर एक पैर बेड पर रखता है और कुकी के ऊपर थोड़ा सा बैंड होकर कहा, अगर ये न्यूज़ लीक हुआ या फिर तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश किया, तुम्हारी हालत मैं इससे भी ख़राब कर दूँगा। आहन सोफे की तरफ इशारा करके बोला, वहाँ तुम्हारे कपड़े हैं और खाना भी रखा हुआ है। कुकी धीमी आवाज़ में बोली, ओके सर। आहन नज़रें चुराते हुए कहा, क्या कहना है तुम्हें? आहन एक आईब्रो उठाकर कहा, क्या? कुकी पलकें झुकाकर बोली, एक पेन किलर भी दे दीजिए ना आहन सर। आहन हाँ में गर्दन हिला देता है और कुकी को एक पेन किलर देकर वहाँ से चला जाता है। कुकी धीरे से करवट बदलती है, लेकिन दर्द की वजह से उसकी मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकल जाती है। कुकी एक पिलो उठाकर अपने सीने से लगाती है और सिकुड़ कर सो जाती है। फ्लैशबैक एंड। कुकी जो आंख बंद करके कार में बैठी हुई थी, वो हाँफते हुए आंखें खोलती है और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगती है। कार में एयर कंडीशनर होने के बावजूद भी वो पसीने से भीग चुकी थी। आहन हैरानी से कुकी की तरफ देखने लगता है। कुकी की आंखों से आंसू बहकर उसके चेहरे पर आ गए थे और पसीने में छुप रहे थे। आहन समझ जाता है कि कुकी क्यों पैनिक कर रही है। वो उस रात को अपने दिल और दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही है। कुकी सीट पर अपना सर टिकाकर जोर से आंख बंद कर लेती है। उसके होंठ कांपने लगते हैं और उसके साथ साथ उसकी आंखों के कोने से लगातार आंसू बहने लगते हैं। वक्त के साथ कुकी की सांसें भी फूलने लगती है। वो जोर जोर से सीट को मुट्ठी में जकड़ रही थी। वो पैनिक करने लगती है। आहन कुकी की हालत देखकर अब दंग रह जाता है। वो झट से साइड में कार रोककर अपना सीट बेल्ट खोल देता है।
आन कुकी के पास जाकर उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, हे व्हाट हैपेंड, ओपन योर आइज। लेकिन कुकी और ज़्यादा पैनिक करने लगती है। आहान कुकी के आंखों से आ रहे आंसू साफ करके उसका गाल थपथपाते हुए कहा, हे प्लीज़ क्लैम डाउन, रिलैक्स। आहान वाटर बोतल निकाल कर उसे पानी पिलाता है और कुकी बस थोड़ा सा पानी पीकर अपना होठ भींच लेती है। आहान 3-4 बार कुकी के चेहरे पर पानी की छींटें मारता है और उसके चेहरे को हिलाने लगता है और हैंकी निकालकर उसके चेहरे पर पानी की बूंदों को पोंछता है। आहान कुकी के सीट बेल्ट खोलकर झट से उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसकी पीठ को रब करते हुए कहा, डोंट पैनिक, रिलैक्स, हम नहीं जाएंगे उस होटल में। कुकी आहान की शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है और अपनी भारी सांसों के साथ बोली, सर 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 प्लीज़ मुझे मेरे अपार्टमेंट में छोड़ दीजिए सर, प्लीज़। आहान कुकी के गाल को सहलाते हुए एक हाथ से उसकी कमर को सहला रहा था ताकि उसका पैनिक करना अब कम हो जाए। आहान ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कुकी को अपने लैप पे बिठाता है। आहान कुकी के सर को अपने सीने पर लगाकर उसके सिर पर एक किस करता है और कार टर्न करके वहाँ से चला जाता है। अब रायज़ादा पैलेस वीरेंद्र यतीश की तरफ देखकर गंभीर आवाज़ में कहा, अभी भी वक्त है, शबनम से शादी कर लो। यतीश भौहें चढ़ाते हुए सर्द आवाज़ में बस इतना ही कहा, क्यों? वीरेंद्र डेविड स्माइल करते हुए कहा, महाभारत युद्ध से मैंने एक ज्ञान प्राप्त किया है। अक्सर लोग अपने अहंकार के चलते खुद का ही विनाश कर देते हैं। यतीश भी डेविड स्माइल करते हुए कहा, इंटरेस्टिंग। वैसे भी मिस्टर रायजादा, आप में और उस दुशासन में कोई फ़र्क नहीं है, तो आप ये कैसे सीख पाए कि अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरत की इज्जत पर हाथ डालने के लिए उसके विनाश कैसे होते हैं? वीरेंद्र गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो दांत पीसते हुए बोला, आज तुम बर्बाद होने वाले हो यतीश बेटा, तुम सब अब सड़क पर आने वाले हो। फिर गंभीर आवाज़ में कहा, तुम सबको सड़क पर आने के लिए सिर्फ मेरी भांजी ही अब तुम्हें बचा सकती है। शबनम से शादी कर लो। यतीश अपना होठ कर्ल करते हुए कहा, मिस्टर माथुर, इंडिया में 2-2 शादी करना इनलीगल है ना? मेरा मतलब है सिर्फ पहली बीवी ही मायने रखती है। मिस्टर माथुर सर झुकाकर बोले, जी सर। वीरेंद्र सवालिया नज़रों से यतीश को देखते हुए उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। यतीश फिर से होठ कर्ल करके कहा, मिस्टर माथुर, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने में अब कितना टाइम बचा है? मिस्टर माथुर अपने हाथ में पहने वॉच देखते हुए बोले, सर अब सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। वीरेंद्र कृपी स्माइल करते हुए कहा, अब तुम्हारे पास शबनम के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा है। यतीश, उसे शादी करके अपनी प्रॉपर्टी को बचा लो। यतीश छोटा सा मुंह बनाकर कहा, लेकिन मिस्टर रायजादा, मेरी तो पहले ही शादी हो चुकी है, वो लीगल है। तुम्हारी बीवी अब 18 साल की नहीं हुई है। वीरेंद्र दांत पीसते हुए कहा। यतीश तिरछा मुस्कुराते हुए सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर कहा, ध्रुव, कैन यू कम इनसाइड? ध्रुव अपने हाथ में एक फाइल लिए अंदर आता है और यतीश की तरफ बढ़ा देता है। यतीश उस फाइल को वीरेंद्र के सामने पटकते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस 18 साल की हो चुकी है, हमारी शादी भी रजिस्टर्ड हो चुकी है। मिस्टर माथुर, प्लीज़ यू कैन चेक इट। वीरेंद्र फाइल चेक करके गुस्से से कहा, सबको पता है कि तुम्हारी बीवी 18 साल की नहीं हुई है, वो नाबालिग है और शादी रजिस्टर कैसे कर लिया? यतीश शांत आवाज़ में कहा, मिस्टर रायजादा, मेरी प्रिंसेस 18 साल की हो चुकी है। फिर डेविड स्माइल करते हुए कहा, जैसे अपने दादाजी के फेक मेंटल हेल्थ रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में सबमिट कर दिया, वैसे भी मैंने भी अपनी प्रिंसेस के बर्थ सर्टिफिकेट पर एक छोटा सा चेंज किया और सुबह होते ही वो 18 साल की हो गई। वीरेंद्र गुस्से से तिल मिलाते हुए कहा, यतीश, तुमने फ्रॉड किया है, कोर्ट के साथ चीटिंग किया है, कानून की आंखों में धूल झोंका है। यतीश सिगरेट निकालकर लाइटर से जलाता है और उसके लंबे लंबे कश लेते हुए कहा, तो मैंने कब कहा कि मैं बहुत धूत का धुला हूँ? फिर मिस्टर माथुर की तरफ सर्द नज़रों से देखकर कहा, मिस्टर माथुर, क्या आप जानते हैं मैंने बर्थ सर्टिफिकेट पर हेरा फेरी किया है? मिस्टर माथुर के माथे पर अब पसीना आ जाता है। वो सर झुकाकर बोले, नो नो सर, मैं कुछ नहीं जानता, यहाँ पर क्या हुआ समझ लीजिए, मैं यहाँ पर था ही नहीं। यतीश तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर वो वसीयत?
मिस्टर माथुर सर झुकाकर बोले, सर आपकी वसीयत सेफ है अभी, आपकी प्रॉपर्टी, ये पैलेस, अंसोल अंपायर, सब कुछ सेफ है। जो कानूनी कार्रवाई 1 घंटे में शुरू होने वाली थे, अब उसे रोक दिया गया है। यतीश एवरी स्माइल करते हुए वीरेंद्र की तरफ देखता है, जो गुस्से से तिल मिलाते हुए मुट्ठी भींचकर खड़े थे। यतीश सिगरेट की कस लेते हुए टेढ़ा मुस्कुराकर कुटिलता से कहा, दुश्मन के इक्के को पालने में अपना ही मजा है। दुश्मन सोचता है प्यादा उसका है, लेकिन साला एंड मोमेंट पर प्यादे को पता चलता कोई और है। मिस्टर रायजादा, अब तो हुक्म का वो इक्का है जिसे मैं ऐसे घुमाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके प्यादे को किसने घुमाया और कौन सी चाल चली है। वीरेंद्र गुस्से से खड़ा हो जाता है और यतीश का कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, तुम हर चीज़ों को शतरंज की खेल की तरह खेलते हो और खुद को उस खेल का शहंशाह समझते हो। यतीश का चेहरा डार्क हो जाता है। वो झट से वीरेंद्र के हाथ को कस के पकड़कर झटक देता है और उनकी तरफ उंगली पॉइंट करके हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, शतरंज के खेल में एक प्यादा खुद को शाह समझने से वह शहंशाह नहीं बन जाता। आप मेरी माँ के सुहाग है, इसलिए अभी तक जिंदा बचे हैं, वरना किसी गटर पे भेड़िए आपको नोच रहे होते। यतीश खींचकर अपना शर्ट निकालता है और दांत पीसते हुए कहा, दोबारा से मेरे कॉलर पकड़ने की मत करना, वरना हाथ के साथ साथ हिम्मत को भी मैं तोड़ ही दूंगा। यतीश दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, जैसे आए थे चुपचाप वैसे ही यहाँ से निकल जाइए, वरना गार्ड से कहकर धक्का मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। इधर राहा फार्म हाउस में सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर बाहर निकल चुकी थी। राहा गुस्से से तिल मिलाते हुए वहाँ से पैर पटकते हुए रास्ते के किनारे चल रही थी। राहा मुँह बनाते हुए बोली, गंदे इंसान, दुष्ट चंड, तानाशाही, लॉर्ड गवर्नर, डेविल मॉन्स्टर, उस शबनम से चुम्मी लेने के बाद आपको क्या लगता है हम आपके साथ रहेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। राहा गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, इतना सब कुछ होने के बाद भी महाराज के मुंह से एक सॉरी तक नहीं निकल रहा। और बोली, आप मुझ पर रोब झाड़ रहे हैं कि तुझे मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं। हूँ घमंडी सिंह रायजादा। इधर यतीश के पास सिक्योरिटी गार्ड का कॉल आ चुका था। हेलो सर, क्या मैम आपके पास पहुंच गई? वो गार्ड डरते हुए पूछा। तो यतीश पहले तो गुस्से में ही था। ये सुनते ही उसका गुस्सा तो अब आसमान छूने लगा। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि यतीश सर्द आवाज़ में कहा, यू यूजलेस फॉलो डफर, कहा था ना मैंने उस फार्म हाउस के बाहर निकलने मत देना। वो गार्ड सर से पैर तक कांप उठता है। वो हकलाते हुए कहा, सर सॉरी सर, मैंने कहा कि वो पैलेस जा रही हैं और धमकी भी दिया कि अगर मैं उन्हें जाने नहीं दिया तो वो आपसे कहकर मुझे नौकरी से निकाल देंगी। यतीश चिल्लाकर कहा, शट अप, और गुस्से से मोबाइल को सोफे पर पटक देता है। यतीश अब पूरी तरह से पागल होने वाला था। वो चिल्लाकर दांत पीसते हुए कहा, डोंट ट्राई टू प्रोवोक मी सिली प्रिंसेस, अदरवाइज यू विल सी द रियल यतीश। यतीश एक गहरी सांस लेकर खुद को सांस करता है और मोबाइल उठाकर किसी को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद यतीश की कार एक ट्रैफिक सिग्नल स्टॉप पर आकर रुकती है, जहां पर पहले ही चारों ओर से गाड़ियों की भीड़ जमी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे ये ट्रैफिक जैम्स 1 घंटे से पहले तो खुलने ही नहीं वाला। यतीश अपनी नीली आंखों से एक बार चारों तरफ घूरकर देखता है। उसके चेहरे पर इस वक्त मास्क लगा हुआ था। तभी कुछ ट्रैफिक पुलिस और मुंबई पुलिस आकर यतीश के कार को चारों ओर से घेर लेती है। यतीश के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। तभी एक पुलिस कार के विंडो को बार बार नॉक करता है। यतीश अपनी भौहें चढ़ाते हुए ग्लास विंडो को नीचे करता है। वो पुलिस कार के अंदर झांककर गौर से यतीश को देखते हुए कहा, ए हैंडसम, आवारागर्दी करने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है ना, ज़रा बाहर तो निकल, आज तेरी सारी आवारागर्दी निकालता हूँ। यतीश कातिल नज़रों से एक नज़र पुलिस को देखकर कार से बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वो पुलिस घूरकर यतीश को देखते हुए कहा, ये मास्क के पीछे अपना चेहरा छुपाने का क्या ही मतलब है? मास्क उतार अपना। यतीश गुस्से से मुट्ठी भींचकर जहरीली नज़रों से वो पुलिस को ही देख रहा था, जैसे वो उसे अपनी आंखों से ही भस्म कर देना चाहता हो। वो पुलिस गुस्से से यतीश के चेहरे के नज़दीक जाकर कही, ये नीली आंखें दिखाकर किसी और को डराना, पुलिस को नहीं। मैंने कहा मास्क उतार अपना।
तभी एक दूसरा पुलिस आकर यतीश के कंधे पर हाथ मारते हुए कड़क आवाज में कहा, देख नहीं रहा, नौजवान लड़का है, खून गर्म हो रहा है और खोलते हुए खून कुछ भी कर सकता है। फिर यतीश के कंधे पर अपनी बाहें टिकाते हुए कहा, यार तुझे तो मानना पड़ेगा, बड़ा बास्टर्ड आदमी है यार तू, मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल को हैक कर लिया, कमाल है। यतीश तिरछा मुस्कुरा देता है, जिसे देखकर उस पुलिस का खून तो और खौल उठता है। वो दांत चबाते हुए कहा, अरेस्ट हिम, इस आवारा को हेगड़ी तो मैं थाने में ही निकालूंगा, पिटाई से तो महादेव भी कांपते हैं, अब 3rd डिग्री टॉर्चर करूंगा, तब इसके मुंह से बातें उल्टी होंगी। एक कांस्टेबल गुस्से से आता है और यतीश के दोनों हाथों को हैंडकफ से बांध देता है। यतीश सर्द नजरों से उन सबको ही घूर रहा था। यतीश को वो कांस्टेबल जैसे ही खींचते हुए ले जाने वाला था कि तभी दूसरा कांस्टेबल आता है और उस पुलिस के कान में कुछ कहने लगता है। वो पुलिस जैसे तैसे उस कांस्टेबल की बातें सुनता जा रहा था। उसके चेहरे पर डर उतरने लगा था। वो अपने माथे पर आए पसीना साफ करके यतीश के सामने खड़ा हो जाता है। वो डरते हुए कहा, सर सॉरी सर, माफ़ कर दीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। फिर उस कांस्टेबल को ऑर्डर देते हुए कहा, जल्दी से सर के हाथों से हैंडकफ निकालो। वो कांस्टेबल हैंडकफ लगा तो दिया था, लेकिन उतारते वक्त उसका हाथ कांप रहा था। यतीश अपनी कलाई को सहलाते हुए डेविल कर स्माइल करके कहा, तुझसे तो सीधा आप, इम्प्रेसिव। वो पुलिस सर से पैर तक कांप रहा था, क्योंकि यतीश सिंह राजा सिर्फ एक नाम नहीं, वो पूरा का पूरा एक ब्रांड था। उसके सामने जो हस्ती खड़ा था, वो चाहे तो 5 मिनट में उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना सकता था। डर से वो पुलिस सर से पैर तक पसीने से भीग चुका था। वो थूक गटकते हुए मुश्किल से कहा, माफ़ कर दीजिएगा सर, मुझे लगा कोई जानबूझकर ट्रैफिक सिग्नल के साथ छेड़खानी कर रहा है। यतीश टेढ़ा मुस्कुराकर जेब से रुमाल निकालता है और उस पुलिस की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, संभाल के रहना, बहुत ज़्यादा गर्मी, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारी गर्मी उतारूँगा। वो पुलिस हकला कर कहा, सर मैं कुछ समझा नहीं सर। यतीश अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए अपना सर टेढ़ा करता है और पुलिस को सर से पैर तक सर्द नज़रों से देखता है। यतीश टेढ़ी स्माइल करके कहा, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। इतना कहकर यतीश अपने जेब में एक हाथ डालता है और लंबे लंबे कदमों से वहाँ से चला जाता है। यतीश वहाँ से सीधा एक बस के अंदर चढ़ जाता है, जो पहले से ट्रैफिक में फंसा हुआ था। यतीश अपने कमर में ताने गन निकाल कर हाथों में घुमाते हुए सर्द आवाज़ में कहा, अगर किसी के मुंह से अगर चू तक निकला तो यहीं पर लाशों की ढेर लग जाएगी। गन देखकर वहाँ पर मौजूद हर किसी की जान हलक में आ जाती है और सभी सर झुका लेते हैं। यतीश सर्द नज़रों से सबको देखते हुए लंबे लंबे कदमों से एक सीट के पास जाता है और पंजों के बल बैठ जाता है। यतीश झाँक कर सीट के नीचे देखता है। सीट के नीचे चूहे की तरह राह छुप कर बैठी थी और अपने दोनों आंखें बंद करके बड़बड़ा रही थी, दुर्गा माँ, हमें इस राक्षस से बचा लीजिए, इसके बदले आई प्रॉमिस मैं देसी घी के बने हलवा पूड़ी और घी के भोग लगाऊंगी, उसके साथ 21 नारियल, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, 8 नारियल, नहीं 3 भी चढ़ाऊंगी, प्लीज़ दुर्गा माँ अपने भक्त को बता लीजिए। राजा इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। यतीश गुस्से से एक नज़र राहा को देखकर अपने होठ पर गन फिराने लगा। यतीश सर्द आवाज़ में कहा, अपनी दुर्गा माँ को लालच देना बंद करो प्रिंसेस, क्योंकि तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। राहा हैरानी से यतीश को देखने लगती है। यतीश गुस्से से कहा, हाउ डेयर यू प्रिंसेस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की, कहा था ना फार्म हाउस से बाहर मत निकलना। राहा नज़रें फिरते हुए बोली, और हम आपकी बात क्यों माने, आप गंदे इंसान, जो चाहे वो कर सकते हैं और हम आपसे दूर भी नहीं जा सकते। यतीश गुस्से से अपने सर के को गन से खुजलाता है और तभी बस के अंदर गन शॉट की आवाज़ आती है। डर से राहा जोर से आंखें मीच लेती है और अपने कान दोनों हाथों से दबा लेती है। यतीश चिल्लाते हुए कहा, नज़र नीचे, नज़र उठी तो आंखें नोच दूंगा। यतीश वो गन शॉट एक लड़के पर शूट किया जो उन दोनों को नज़र उठाकर देख रहा था, लेकिन गोली उसके पैर के करीब से गुजरी थी। यतीश राहा के जबड़े पकड़कर गुस्से से कहा, कम आउट प्रिंसेस, आई सेड कम आउट।
राह रोते हुए यतीश का हाथ अपने चेहरे से छुड़ाते हुए बोली, हम नहीं जाएंगे आपके साथ, हम आपसे दूर चले जाएंगे। यतीश का दिमाग अब खराब हो गया था। वो दांत पीसते हुए कहा, डोंट टेस्ट माई पेशेंस प्रिंसेस, मेरे सब्र का अब इम्तहान मत लो। यतीश राह का हाथ पकड़कर खींचकर बाहर ले आता है। यतीश राह की कलाई पकड़कर खींचते हुए उसे वहां से ले जाने लगता है। यू डेविड मॉन्स्टर, गंदे इंसान, लीव माई हैंड, यू कैट फोर्स मी लाइक दिस, आई सेड लीव मी। राह रोते हुए यतीश के हाथों पर अपने दूसरे हाथ से मार रही थी। राह गुस्से से यतीश के हाथ पर काट लेती है, जिससे यतीश के मुंह से आह निकल जाती है और उसकी पकड़ उसके हाथों से ढीली हो जाती है। यतीश राह को घूर कर देखता है और उसके कमर को जोर से पकड़कर खुद से चिपका लेता है। यतीश राह के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर कहा, डोंट ट्राई टू प्रोवोक मी प्रिंसेस, अदरवाइज आई विल हर्ट यू इवन इफ आई डोंट वॉन्ट टू। राह यतीश के सीने पर मारते हुए भर्राए गले से बोली, किस हद से हम आपके साथ रहेंगे? मेरे सामने आप उस शबनम को किस कर रहे थे? अरे हमें तो ये तक नहीं पता था कि आप दोनों के बीच रिश्ता कैसा है, और आप उस दिन उसे किस किस हद तक कर रहे थे। राहा इतना ही बोली थी कि यतीश गुस्से से उसके मुंह को अपने हाथों से दबा देता है। तभी एक आदमी खड़ा होकर यतीश को पीछे से धक्का दे देता है। वो आदमी यतीश की कॉलर पकड़कर कहा, क्यों बे आशिक, इस लौंडिया को परेशान क्यों कर रहा है? अगर तेरे साथ ये जाना नहीं चाहती तो उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है? यतीश का चेहरा अब काला पड़ चुका था। वो जलती हुई नज़रों से उस आदमी को देखता है और सीधा उसका गला पकड़कर सीट पर धकेल देता है। यतीश सीट पर एक पैर रखकर उसके ऊपर थोड़ा सा बैंड होता है और उसके सर पर गन तानते हुए कहा, वो लौंडिया नहीं, मेरी बीवी है। मेरी उसके साथ मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो होता कौन है हम दोनों के बीच में बोलने वाला? यतीश जैसे ही गुस्से से गन लोड करता है, एक औरत उसके पैर पर गिड़गिड़ाने लगती है, साहब इन्हें छोड़ दीजिए, हम गांव के लोग हैं, यहाँ नए नए आए हैं, आप कहेंगे तो हम ये शहर भी छोड़कर चले जाएंगे। यतीश उस औरत से दूर होकर दांत पीसते हुए कहा, आपके माथे की बिंदिया बहुत खूबसूरत है, अपने पति को बोलो इसे हटाने की कोशिश न करे। यतीश राह के पास आकर उसकी कलाई पकड़कर खींचते हुए उसे ले जाने लगता है। तभी एक छोटा सा बच्चा यतीश के पैर पर लिपट जाता है और उसकी पैंट खींचते हुए कहा, मॉन्स्टर डेविड, मेरी प्रिंसेस को छोड़ दो, मेरी प्रिंसेस को दर्द हो रहा होगा, वो भी तो रो रही है। यतीश उस बच्चे को देखकर एक सर्द आवाज़ में कहा, ये किसका बच्चा है? अभी के अभी इसे यहाँ से ले लो, वरना। यतीश इतना ही कहकर उस बच्चे के शन पर गन तान देता है। राह रोते हुए चिल्लाकर बोली, कैसे बेरहम इंसान हैं आप, एक मासूम से बच्चे के सिर पर बंदूक तान रहे हैं। यतीश उस बच्चे को एक हाथ से उठाकर सीट पर रखता है और कहा, मुझसे रहम की उम्मीद तो बिल्कुल मत करना। यतीश किसी बोरी की तरह राह को अपने कंधे पर उठा लेता है और दूसरे हाथ से गन पकड़कर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सब एक चैन की सांस लेते हैं। वो आदमी अपना गला पकड़कर कहा, मुझे तो उस मासूम पर तरस आ रहा है। कैसा गुंडा आवारा मवाली मिल गया है उसे, पता नहीं वो मासूम कैसे उसे झेलती होगी। उस गुंडे को, बेचारे को। इधर यहाँ यतीश की पीठ पर राह अपने छोटे छोटे हाथों से मार रही थी और गुस्से से उसके कंधे पर अपने दांतों से काट रही थी और अपने टांगे पटक रही थी। राह छटपटाते हुए बोली, ए मास्टर, हमें छोड़िए, हम आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे, आपसे हम दूर चले जाएंगे, गंदे इंसान, दुष्ट। यतीश राह को अपनी कार के पास लाता है और अपने पैर से कार की बैक सीट का डोर ओपन करता है। यतीश राह को बैक सीट पर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आकर अपने पैरों से डोर बंद कर देता है। राह की तो सांसें ही जैसे थम सी जाती है। वो यतीश को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, हम आपके साथ ज़बरदस्ती करना चाहते नहीं हैं। यतीश अपनी नीली आंखों से उसे घूरकर राह को देखता है और उसके बाद वो पीछे से उसके कानों के पीछे करते हुए दूसरे हाथ से उसके होठों का पाउट बना लेता है। यतीश राह के पाउट बने होठों को
किनारों को एक किस कर लेता है और उसे सॉफ्ट लिप किस पर अपने सख्त होठ रख देता है। राहा जोर से अपनी आंखें मींच लेती है क्योंकि यतीश उसके होठों के साथ खेल रहा था। कभी उसके निचले होठों को अपने मुंह में शक करता, तो कभी उसके अपर लिप को, तो कभी टंग से अपनी टंग उलझाकर ही खेल रहा था। यतीश जोर से राहा के निचले होठ को अपने दांतों तले दबा देता है, जिससे उसके होठों से लगातार खून आने लगता है। राहा के मुंह से एक आह निकल जाती है। यतीश उसके होठों पर आ रहे खून को लिक करते हुए राहा से दूर होकर सर्द आवाज़ में कहा, अगर तूने मुझसे दूर जाने की कोशिश किया ना प्रिंसेस, तो ये बाइट को अब याद रखना। ऐसे बाइट तेरे जिस्म के हर कोने पे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तेरा ये नाजुक सा बदन मुझे झेल नहीं पाएगा। राहा अपने होठ पर उंगली रख दही है जहाँ से खून रिस रहे थे। आज पहली बार यतीश ने उसे बाइट किया था। राहा रोते हुए बोली, वाम्पायर कहीं के। यतीश राहा के सूट को ठीक करके उसे गोद में उठा लेता है और पैसेंजर सीट पर बिठा देता है और खुद साइड सीट पर आ जाता है। राहा सर झुकाकर सिसक रही थी। उसे अपने होठों में बहुत दर्द हो रहा था। यतीश दांत पीसते हुए कहा, अगर एक भी आंसू बाहर निकला तो तुझे मैं ये चलती कार से ही बाहर फेंक दूंगा प्रिंसेस। राहा डरकर सहम जाती है और मुंह दबाकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद यतीश की कार आकर रायजादा पैलेस के सामने रुकती है। राहा डरते हुए यतीश की तरफ देखती है, जिसके भाव इस वक्त सख्त थे। राहा सीट बेल्ट उतारकर यतीश के कान के पास जाती है। उस यतीश भौहें चढ़ाते हुए उसे देख रहा था। राहा रोते हुए बोली, गुगली मुगली। यतीश घूरकर राहा को देखते हुए कहा, व्हाट? राहा रोते हुए बोली, हिटलर, अत्याचारी, राक्षस, दुष्ट दानव, क्रूर तानाशाही। यतीश भौहें चढ़ाकर जैसे ही उसे पकड़ने वाला था, राहा झट से वहाँ से भाग जाती है। राहा जब पैलेस के अंदर हॉल में आती है तो स्वामिनी जी उसे देखकर हैरान रह जाती है। स्वामिनी जी हैरत से बोली, राहा आप रो क्यों रही है और आपके होठों से ये खून क्यों आ रहा है? राहा फपक कर रोते हुए बोली, ए आंटी, क्या खाकर आपने अपने बेटे को पैदा किया था? पहले उन्होंने मेरे होठों पर किस किया, फिर कीड़े की तरह काटा और फिर वैम्पायर की तरह मेरा खून भी चूस लिया। स्वामिनी जी की तो अब हैरानी से राहा को देखने लगी। शर्म से स्वामिनी जी के गाल भी गुलाबी हो जाते हैं। राहा की बात सुनकर यतीश जो डोर पर खड़ा था गुस्से से मुट्ठी भींच लेता है। यतीश दांत पीसते हुए कहा, सिली प्रिंसेस। राहा भी एकदम से चुप हो जाती है और आंखें बड़ी करके स्वामिनी जी की तरफ देखती है। बाकी सब लोग भी यतीश को ही घूर रहे थे। यतीश नजरें चुराते हुए मोबाइल निकालता है और किसी से बातें करने का नाटक करते हुए वहाँ से चला जाता है। आदित्य हंसते हुए कहा, पहले प्यार का पहला गम है, पहली बार है ये आंखें नम। यतीश वापस आकर जान लेने वाली नज़रों से आदित्य को देखता है। बेचारा आदित्य मुंह बनाकर चुप हो जाता है। यतीश कोल्ड वॉइस में कहा, अगर तेरे फालतू के बकबक खत्म हो गए हो तो कुछ काम की चीज़ें भी कर लो। प्रेम एयरपोर्ट पर है, जाकर उसे पिक कर लो। आदित्य बोला, जी भाई, अभी मैं प्रेम भाई को लेकर आता हूँ। तीहू उम्मीद भरी नज़रों से यतीश को देख रही थी। यतीश के वो कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। यतीश कुछ सोचते हुए कहा, जान को भी अपने साथ ले जाओ। क्यों भाई, ये बिल्ली वहाँ जाकर क्या ही करेगी? मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाने वाला। यतीश कहा। आदित्य ने कहा तो यतीश कोल्ड वॉइस में कहा, तो अपनी बोरिया बिस्तर उठा और पैलेस से दफ़ा हो जा। खुशी से तीहू का तो दिल उछलकर बाहर आने का हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए यतीश को देख रही थी और आदित्य वहाँ से पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद तीहू और आदित्य एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में बैठे हुए थे। आदित्य मोबाइल में घुसा हुआ था और तीहू बेसब्री से प्रेम का इंतज़ार कर रही थी। तीहू का दिल अब जोरों से धड़क रहा था और आंखें उसी की तलाश में बेसब्र थी। वो कहते हैं ना, 1 साल की जुदाई तो सही जा सकती है, लेकिन 10 मिनट का इंतज़ार नहीं। जुदाई से ज़्यादा इंतज़ार तड़पाती है। तीहू की आंखें नम हो जाती है और वो सर झुका लेती है। तीहू नम आंखों से नीचे देखते हुए बोली, लोग सच ही कहते हैं, प्यार पास हो या चाहे दूर, तड़पाती बहुत है। तभी आदित्य की नज़रें एक लड़के पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ब्लैक कलर के चिनोटी पैंट के ऊपर वाइट
कलर की टी शर्ट के और उसके साथ ब्लैक कलर का लॉन्ग जैकेट, पैरों में फॉर्मल शूज, आंखों पे ब्लैक शेड्स और हाथ में सूट के 6.2 इंच के बेहद डैशिंग दिखने वाला वो लड़का आदित्य की तरफ ही बढ़ रहा था। उसके सिर की हेयर मेशी हो गए थे, शायद वो फ्लाइट में ही सो गया था। आदित्य उस लड़के की तरफ देखकर कहा, वो रहे प्रेम भाई। जैसे ही तिहू ने प्रेम का नाम सुना तो उसकी सांसें ही थम सी जाती है। उसके अंदर अब नज़र उठाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। आदित्य खड़ा होकर प्रेम से गले लगते हुए कहा, ओहो मेरे अंग्रेज भाई, अंग्रेजों के साथ रहकर और भी डैशिंग हो गए हैं आप। प्रेम थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और कहा, यतीश नहीं आया? आदित्य मुंह बनाकर कहा, भाई ने मुझे भेजा है और मेरे साथ इस बिल्ली को भी भेज दिया। आदित्य तीहू की तरफ देखते हुए कहा। प्रेम एक नज़र तीहू को सर से पैर तक देखता है। तीहू का दिल उसके सीने में उछल रहा था, मानो वो किसी भी वक्त बाहर आ जाए। वो सर झुकाकर बैठी थी। आदित्य कहा, प्रेम भाई हम पैलेस चलते हैं। फिर तीहू की तरफ देखकर कहा, ए बिल्ली, भाई का सूटकेस उठा और आजा। तीहू तिरछी नज़रों से एक नज़र प्रेम को देखती है जो कि आदित्य से बातें कर रहा था। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो दोस्तों बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है और आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।